अक्टूबर 2001 में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ एक्सपी लॉन्च होता है। विंडोज़ एक्सपी लॉन्च होने के बाद कंप्यूटर ग्राफिक में एक बड़ी क्रांति देखने को मिली। इसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट अप्रतिम रूप से इम्प्रूव हुआ था। अब आप हाई क्वालिटी इमेजेस एडिट कर सकते थे, हाई क्वालिटी वीडियो देख सकते थे और सीडी बर्निंग फैसिलिटी यूज़ करके मल्टीमीडिया कंटेंट भी स्टोर कर सकते थे। इसी के साथ इंटरनेट पर पहला बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। इंटरनेट पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट बढ़ने लगे, लोग इसकी एडिक्शन के शिकार होने लगे। वैसे तो इंटरनेट पर ऐसे वेबसाइट पहले भी थे। अर्ली 90s में FTP के जरिए एक्सेस किए जा सकते थे और मल्टीमीडिया कैसेट के जरिए भी उपलब्ध था, लेकिन अब लोग इसे आसानी से एक्सेस कर सकते थे। यह केवल एक शुरुआत थी। 2012 तक ऐसी वेबसाइट्स की संख्या बढ़कर 12% तक पहुंच गई, लेकिन इसके बाद भी डिजिटल मीडिया का डाउनफॉल रुका नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 और डिजिटल मीडिया डाउनफॉल के बारे में, जिसके कुछ फायदे हो सकते हैं लेकिन नुकसान अधिक है। दूसरा डाउनफॉल आता है सोशल मीडिया के जरिए। बेशक सोशल मीडिया का प्रयोग अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी। मैंने पहला मल्टीमीडिया फ़ोन लिया अगस्त 2006 में। उस समय pepperoni.com और mobaingo.com जैसे कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर से अधिक पॉपुलर थे। कंप्यूटर पर मैसेंजर और VoIP प्लेटफॉर्म भी फेसबुक और ट्विटर से अधिक इस्तेमाल किए जाते थे। हम कंप्यूटर पर आसानी से चैटिंग और वॉइस कॉल कर सकते थे। गूगल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट भी काफ़ी पॉपुलर हो चला था। हालांकि ऑर्कुट भी 2004 में ही लॉन्च हुआ था। मैंने पहला फेसबुक अकाउंट 2007 में क्रिएट किया। उस समय मेरे सारे कॉन्टैक्ट ऑर्कुट पर थे। फेसबुक पर बहुत कम लोग थे और इसी वजह से मैं अपना ID और पासवर्ड दोनों भूल गया। लेकिन आने वाले 2 सालों में दोनों ही प्लेटफॉर्म इतनी तेजी से ग्रो हुए कि ऑर्कुट के यूजर्स फेसबुक और ट्विटर पर स्विच हो गए। मैंने भी ट्विटर पे अपना पहला अकाउंट ओपन किया। 2009 में मैंने अपना पहला अकाउंट बनाया। साथ ही साथ फेसबुक पर भी एक नया अकाउंट क्रिएट किया। तब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना भी बुरा नहीं था। हालांकि पश्चिमी देशों में युवा इसके अधिक इस्तेमाल से डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होने लगे थे। शुरुआत के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, लेकिन धीरे धीरे वर्चुअल रिश्ते बढ़ने लगे और एक्चुअल रिश्ते घटने लगे। सोशल मीडिया की वजह से रिश्ते खराब होने लगे। टीनेजर्स अपने आप को लाइक और शेयर से तौलने लगे। बच्चे एक दूसरे को सोशल मीडिया पर बुली करते पाए गए, जिसकी वजह से पेरेंट्स को तमाम अनप्लीजेंट मोमेंट का सामना करना पड़ा। तीसरा बड़ा डाउनफॉल तब हुआ जब पॉलिटिकल पर्पस से सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू हुआ। नतीजा के तौर पर हमें मिली गाली गलौज करने वाली हमारी न्यू जनरेशन। पहले लोग गालियां 2 स्थितियों में देते थे, किसी के साथ झगड़ा होने पर या फिर हम उम्र दोस्तों में प्यार से 1-2 टिपिकल स्लैंग वर्ड बोले जाते थे, जिसे लोग गाली कहना अनुचित समझते थे। अचानक कुछ मीम्स लोगों में शेयर किए जाते हैं। निश्चय ही ये मीम्स जानबूझकर चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन लोगों को लगता है इसे शेयर करने वाले ने खुद बनाया है, इसलिए सामने वाला अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है और एक नया मीम बनाकर शेयर करता है। निश्चय ही विषय राजनीतिक ही था, लेकिन इसका एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल मीम्स अमीबा की तरह बढ़ने लगते हैं। दिन दूना रात चौगुना। लोग चैटिंग और कमेंट में पॉलिटिक्स पर बहस करना शुरू कर देते हैं और गुस्सा आने पर एक दूसरे को गालियां भी देने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर बड़ों का इज्जत करना भूल जाते हैं। और 10वीं फेल लड़के भी सोशल मीडिया से ज्ञान बटोरकर अपने आप को इतना ज्ञानी समझने लगते हैं कि वो बुद्धिजीवियों को भी नहीं छोड़ते। उन्हें कमेंट में गंदी गालियां दी जाती हैं, उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। मुझसे यह पतन देखा नहीं गया और मैंने फेसबुक का इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया। न्यूज़ चैनल भी अछूते नहीं रहे। प्राइम टाइम धीरे धीरे अपनी मर्यादा खोने लगा। प्रवक्ता प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह लड़ने लगे। न्यूज़ चैनल केओस में बदल गया। अब बारी थी टेलीविज़न न्यूज़ को भी अलविदा कहने की। प्रिंट मीडिया आउटडेटेड हो गया था, इसलिए मैंने तमाम न्यूज़ चैनल को फॉलो करना शुरू कर दिया। कुछ को ट्विटर पे तो कुछ को फीडली जैसे न्यूज़ रीडर के जरिए। लेकिन ये सर्विसेज भी कब तक फ्री रहते। प्रिंट मीडिया में प्रॉफिट नहीं रहा। लोग न्यूज़पेपर और मैगजीन खरीदना लगभग बंद कर दिए और डिजिटल न्यूज़ को एडसेंस पर निर्भर होना पड़ा। यहीं से शुरू होता है क्लिक बेट का सिस्टम।
जब तक न्यूज़ ओपन नहीं करेंगे आपको ऐड नहीं दिखेगा, और अगर ऐड पर क्लिक नहीं करेंगे तो उन्हें उसके पैसे नहीं मिलेंगे। यह सिस्टम सबसे पहले ब्लॉगिंग के जरिए इंट्रोड्यूस हुआ, बाद में न्यूज़ चैनल भी इसकी चपेट में आ गए। अब हमें अधूरी और मिसलीडिंग हेडलाइंस मिलने लगी, जैसे मुख्यमंत्री ने ये क्या कह दिया। ऐसा लगता है वो न्यूज़ नहीं देना चाहते, बल्कि रीडर से पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ये क्या कह दिया है। मंगल ग्रह पर मिला पानी का बड़ा स्रोत, दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस किस बात को लेकर भड़के, इत्यादि। यह था डिजिटल मीडिया का चौथा डाउनफॉल। आज के दौर में क्लिक बेट क्रिएटर्स का सबसे फेवरेट पार्ट है। इसका इस्तेमाल यूट्यूबर्स एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसे क्रिएटर्स लोगों को मूर्ख क्यों समझते हैं। क्लिक बेट को जस्टिफाई किया जा सकता है जब तक इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है, लेकिन अगर आप लिखते हैं कि जेम्स टेलीस्कोप को मिला एडवांस सिविलाइजेशन और थंबनेल पर 4 अजीब स्ट्रक्चर एक गोले के ऊपर दिखाते हैं, वीडियो के अंदर का कंटेंट इंफॉर्मेटिव भले हो, लेकिन जब पूरे वीडियो से क्लिक बेट वाला सिविलाइजेशन गायब रहेगा तो दोबारा वह व्यक्ति कभी ऐसे वीडियो नहीं देखेगा। पांचवा डाउनफॉल ब्लॉग में देखने को मिलता है, जहां पेड प्रमोशन की भरमार हो जाती है, जहां यूजलेस प्रोडक्ट को भी पैसे लेकर सुपीरियर दिखाए जाते हैं। नतीजा ये है कि कोई भी रिव्यू भरोसेमंद नहीं रहता, और यही से ब्लॉग का डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है, जिसे यूट्यूब की पॉपुलैरिटी ने लगभग खत्म कर दिया। आज के दिन कोई नया ब्लॉग नहीं बनाना चाहता। इसके बाद आता है इंस्टाग्राम का डाउनफॉल। कहने की ज़रूरत नहीं, लोग यहाँ सेमी न्यूड कंटेंट बेचने में लगे हुए हैं। मीम्स के नाम पर सब कुछ चल रहा है। वैसे मैंने कभी इंस्टाग्राम एक्सटेंसिवली नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जितना लेट मैं इंस्टाग्राम पर आया था उतनी ही जल्दी वहाँ से निकल लिया। मेरे फ़ोन में अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए कोई जगह नहीं है। ऑफकोर्स ट्विटर जो अब एक्स बन चुका है उसे भी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। अगला 2 डाउनफॉल जो मेरे लिस्ट में हैं वो यूट्यूब से संबंधित है। आजकल लोग कॉमेडी के नाम पर डार्क ह्यूमर परोस रहे हैं। लोग डार्क रियलिटी बता रहे हैं। हर दिन कोई न कोई एक्सपोज हो रहा है। क्रिएटर्स एक दूसरे से उलझ रहे हैं। रोस्टिंग के नाम पर गालियां दी जा रही हैं। सवाल ये उठता है, क्यों चाहिए हमें डार्क ह्यूमर? क्यों फैल रहा है डार्क कल्चर हमारे बीच, और इसका अंजाम क्या होगा? एजुकेशनल कंटेंट और हेल्दी एंटरटेनमेंट आउटडेटेड होते जा रहे हैं। निश्चय ही हमारी सोसाइटी और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए यह एक बड़ा डाउनफॉल है। 8वां और शायद ये अंतिम डाउनफॉल नहीं है। हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कोई यूट्यूब पर, कोई फेसबुक पर, तो कोई इंस्टाग्राम पर। कंटेंट क्रिएशन कोई गलत काम नहीं है। गलत तो तब है जब आप कॉलेज ड्रॉप आउट से इंस्पिरेशन लेकर पढ़ाई बीच में छोड़ देते हो और कंटेंट क्रिएशन में लग जाते हो। जब आप जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना जॉब छोड़कर वीडियो बनाते हो, तब आप गलत कर रहे हो। जब आप प्रॉपर नॉलेज एक्वायर किए बगैर उस पार्टिकुलर फील्ड में आ जाते हो जो आपके लिए कंप्लीटली नया है, तब आप गलत कर रहे हैं। आप ऐसा केवल इसलिए करते हो क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर ने इस नीश को प्रॉफिटेबल बताया था। इसके अलावा आपको लिरिक्स पता नहीं है और आप लिप सिंक वाली वीडियो कर रहे हो। आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है और आपने संगीत भी नहीं सीखा है, फिर भी आप गाने रिकॉर्ड करने में लगे हो। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसे वीडियो इस कंपटीशन के दौर में जगह नहीं बना पाएंगे। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि भाई आप इस फील्ड में क्यों आए हो? तो इसका सीधा जवाब है, मैंने अपनी एक बड़ी उम्र किताबों में बिताया है। मैं चाहता हूँ मेरे अंदर बंद पड़ी ये किताबें उन लोगों के पास खुलें जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है, और उनको भी इसका फ़ायदा मिले जिनके पास किताबों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मैं उन तमाम विषमताओं को एड्रेस करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है गलत है, और इससे आने वाली पीढ़ियों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं लिखने में अच्छा हूँ और मेरे पास डे जॉब के बाद भी समय बचता है। यह समय मैं एजुकेशनल कंटेंट देखने में, बुक रीडिंग में और कंटेंट क्रिएशन में इस्तेमाल करता हूँ। मैं हमेशा रील स्क्रॉलिंग में व्यस्त नहीं रहता। वीकेंड पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग करता हूँ। अगर मैं फुल टाइम क्रिएशन में लग जाऊँगा तो निश्चय ही यह मेरा गलत निर्णय होगा, क्योंकि मुझे बिल्स पे करने हैं, बच्चों का एजुकेशन है और घर के एक्सपेंसेस भी। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, अगर आपके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी है
तो आप एक डे जॉब चूज़ करो, ट्रेवलिंग का समय रिड्यूस करो और कंटेंट क्रिएशन में लग जाओ। लेकिन ऐसे नीश के साथ जिसमें आप बेहतर हैं, न कि ऐसे नीश में जो आपको प्रॉफिटेबल लगते हैं। तो आशा है आज की वीडियो से बहुत सारे लोग अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मुझे पूरा भरोसा है अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी क्रिएटिव।